नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हिंदी व्याकरण से टॉप 30 प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यू के रूप में देखेंगे, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और आप कमेंट में बताइए आपसे कितने प्रश्न सही हुए हैं। इस प्रश्न को करने के लिए आपके पास सिर्फ 5 सेकेंड है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं इस तरह के और वीडियो पाने के लिए। चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बताइए, प्रश्न नंबर पहला है, संज्ञा के कुल कितने भेद माने जाते हैं? संज्ञा के कुल कितने भेद माने जाते हैं? 3, 4, 5, 8। बताइए, आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है। संज्ञा के कुल कितने भेद माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। आपको याद रखना है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रववाच्य संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये सभी जो है संज्ञा के 5 भेद है। अगला प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने उपभेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। कौन कौन? उत्तम, मध्यम और अन्य। ये सभी जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, सकर्मक और अकर्मक किसके भेद है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो बताइए, सकर्मक और अकर्मक किसके भेद है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सकर्मक और अकर्मक जो है क्रिया के भेद है। क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। ठीक, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में लिंग के कितने भेद होते हैं? आपको बताना है लिंग के कितने भेद होते हैं। 1, 2, 3, 4। लिंग के कितने भेद होते हैं? तो आपको याद रखना है लिंग के 2 भेद होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिंग के 2 भेद होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राजपुत्र में कौन सा समास है? तो बताइए, राजपुत्र में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास। तो यहाँ पर शब्द दिया है राजपुत्र। तो जब हम इसका विग्रह करेंगे, अलग करेंगे राजपुत्र को, तो ये होगा राजा का पुत्र। बीच में का चिन्ह आएगा। का चिन्ह जो है कारक में प्रयोग होता है। तो कारक जो है कौन से समास में प्रयोग होता है? तत्पुरुष समास में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, राजपुत्र में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, स्वागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग जो है आगे में लगता है। तो आपको बताना है कि स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है। स्व, सु, स्वा, आगत। तो आपको याद रखना है स्वागत में जो है सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सु प्लस आगत जो है स्वागत होता है। ठीक, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पावक, अनल, ज्वाला, समीर। तो आपको बताना है कि अग्नि का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। समीर जो है अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये जो है हवा का पर्यायवाची शब्द है समीर। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अमृत का सही विलोम शब्द क्या है? अमृत का विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द क्या होगा? विष, पीयूष,
सुधा जल। तो आपको बताना है कि अमृत का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। विष जो है अमृत का विलोम शब्द है। पीयूष सुधा जल इसका मतलब अमृत होता है। अमृत का उल्टा शब्द होगा विष। अगला प्रश्न देखिए, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। चांद बहुत सुंदर दिखना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ईद का त्योहार मनाना, चांदनी रात। आपको बताना है कि ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। आपने रस पढ़ा होगा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है आपको बताना है। हास, शोक, उत्साह, रति। श्रृंगार रस जो है रसों का राजा माना जाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। अगला प्रश्न देखिए, तरनी तनुजा तट टमाल तरुवर बहुछाये पंक्ति में कौन सा अलंकार है। आपने अलंकार पढ़ा होगा, आपको बताना है तरनी तनुजा तट टमाल तरुवर बहुछाये पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार। तो देखिए शब्द में ट वर्ण जो है बार बार रिपीट हो रहा है। ट वर्ण का आवृत्ति हो रहा है। तो जब एक ही वर्ण बार बार रिपीट हो तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसमें अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न देखिए, ने किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। कर्म कारक, करण कारक, कर्ता कारक, संप्रदान कारक। कारक जो है 8 प्रकार के होते हैं। सभी का अलग अलग विभक्ति चिन्ह होता है, जिसमें से एक ने है। तो ने जो है किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ने जो है कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। ठीक, आपको याद रखना है कर्ता ने कर्म को करण से, तो कर्ता में ने आता है। अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह कौन सा वाक्य कहलाता है। संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वो जो है सरल वाक्य कहलाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सरल वाक्य। अगला प्रश्न देखिए, दाल रोटी में कौन सा समास है। अविभाज्य समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। देखिए दाल रोटी है, बीच में योजक चिन्ह है, तो योजक चिन्ह जो है द्वंद्व समास में प्रयोग होता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दाल रोटी में द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न देखिए, स्वागत का संधि विच्छेद क्या है। तो बताइए स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा। स्व प्लस आगत, सौ प्लस आगत, सु प्लस आगत, स्वा प्लस आगत। तो स्वागत का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर सी, सु प्लस आ स्वागत। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अनुस्वार का सही उदाहरण क्या है। आँख, चांद, हंस, ऊंट। आपको चारों ऑप्शन में से बताना है कि अनुस्वार का सही उदाहरण कौन सा है। ऊपर में चंद्र बिंदु लगा है, यहाँ पर भी चंद्र बिंदु लगा और इसमें भी चंद्र बिंदु लगा है, तो ये जो है अनुस्वार वाला शब्द नहीं है। यहाँ पर देखिए हंस में ऊपर में ये अनुस्वार लगा है, तो यही है अनुस्वार का सही उदाहरण। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, हंस।
अगला प्रश्न देखिए, हाथी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? हाथिनी, हथीनी, हाथनी, हथनी। हाथी जो है पुल्लिंग है, तो आपको इसका स्त्रीलिंग बताना है कि हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो हाथी का स्त्रीलिंग होता है हथनी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हथनी जो है हाथी का स्त्रीलिंग होता है। अगला प्रश्न देखिए, उत्थान का सही विलोम शब्द क्या है? उत्थान का उल्टा शब्द आपको बताना है। पतन, चढ़ना, गिरना, अवनति। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, पतन। उत्थान का विलोम शब्द पतन होगा। अगला प्रश्न देखिए, कान खड़े होना मुहावरे का अर्थ है। बहुत सावधान होना, कान का इलाज करना, शोर मचाना, कुछ न सुनना। कान खड़े होना मुहावरे का सही अर्थ होता है बहुत सावधान होना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? रस जो है 9 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक वीर रस है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है आपको बताना है। भय, शोक, उत्साह, क्रोध। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, यन संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। सत्याग्रह शब्द में कौन सी संधि है आपको बताना है। देखिए, सत्याग्रह है, जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा सत्य प्लस आग्रह। यहाँ पर देखिए अ है और ये आ है, और आ मिलकर बड़ी आ बनता है, तो ये जो है दीर्घ संधि में बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, दीर्घ संधि। सत्याग्रह में दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न देखिए, विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो बताइए विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन सा? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। ये 4 प्रकार के विशेषण के भेद होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्ली छत से कूद पड़ी वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, क्रम कारक। बिल्ली छत से कूद पड़ी, इसका मतलब होता है कि बिल्ली अलग हो रहा है, छत से अलग हो रहा है। तो जहाँ पर अलग होने की बात हो तो वहाँ पर हमारा अपादान कारक होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अपादान कारक। किसी भी चीज से जो चीज अलग होती है वह अपादान कारक में चली जाती है। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज सी कली कांति थी। इसमें आपको अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार होगा। यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो देखिए इसमें जो है यहाँ पर सी लगा है। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज सी कल कांति थी। सी है, इसका मतलब तुलना कर रहा है। तो जब तुलना की बात हो जाए तो उसमें हमारा उपमा अलंकार होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वाच्य के कितने भेद होते हैं? बताइए वाच्य के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। वाच्य के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कौन कौन सा? कर्तृत्ववाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। ये तीनों जो है वाच्य के भेद है। अगला प्रश्न है, जिसका कोई शत्रु न जन्म हो के लिए
एक शब्द क्या होगा? जिसका कोई शत्रु जन्म न हो उसके लिए एक शब्द होगा शत्रुघ्न, अजात शत्रु, निर्दयी, अमर। तो आपको याद रखना है जिसका कोई शत्रु जन्म न हो उसके लिए अजात शत्रु कहा जाता है, प्रयोग किया जाता है शब्द अजात शत्रु। अगला प्रश्न है किताब शब्द किस भाषा का है? हिंदी, अरबी, फारसी, तुर्की। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, फारसी भाषा। किताब शब्द जो है फारसी भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्दों के समूह को, वर्णों के संकलन को, व्यवस्थित वर्णों के समूह को, केवल मात्राओं के समूह को। तो वर्णमाला जो है वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। जो वर्ण होता है ना उसमें व्यवस्थित वर्ण समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? 16, 24, 28, 30। आपने छंद पढ़ा होगा, छंद में एक दोहा छंद होता है उसकी मात्राएं होती है। तो दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर 24। पहला चरण में 13 मात्राएं होती है और तीसरा चरण में 11 मात्राएं होती है। टोटल 24 मात्राएं होती है दोहा छंद में, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया। इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक। तो देखिए वाक्य है शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया। तो यहाँ पर देखिए ये जो है चिन्ह लगा है, तो इस चिन्ह को हम पूर्ण विराम कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों इस तरह हमने टोटल 30 प्रश्नों को अच्छे से देख लिया है। आई होप आपने इस टेस्ट को अच्छे से लगाए होंगे। कमेंट कर जरूर बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही है। चलिए मिलते हैं इस तरह की एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।